ही है जो कि कहा गया था नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, आरपीएल का जो कॉन्सेप्ट है, आरपीएल का कॉन्सेप्ट है उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली ज़्यादा अगर कहा जाए तो जो फोकस है वो इस तरह के जो नए फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रेमवर्क्स की एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो आई नो कि चूँकि जिन यूनिवर्सिटी ने पहले से इम्प्लीमेंट किया हुआ है 2023 से, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग फैमिलियर होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से आप लोग फैमिलियर होंगे, लेकिन एक बार वापस सारी चीज़ें रिफ्रेश कर लें। और इम्प्लीमेंटेशन में जो आज सुबह से चर्चा चल रही थी कि बेसिकली जब हम किसी चीज़ को फ्रेम करते हैं, पॉलिसी फ्रेम करते हैं और जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके बीच का जो गैप होता है, उस बीच के गैप को अगर सक्सेसफुली भर सके तो इम्प्लीमेंटेशन एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप सबसे एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि जो सेशन को प्लान किया गया था कि 1 घंटे का सेशन था, आधे घंटे का क्वेश्चन आंसर था, जैसा भी अप्रोप्रिएट टाइम होता है, आप लोग के पास जितने भी क्वेरीज हो इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित, उन क्वेरीज को अपने पास रखें जो मैं आंसर कर सकता हूँ। अदरवाइज रखड़ साहब यहाँ पर है, पवन सर यहाँ पर है, जो भी अप्रोप्रिएट पर्सन जिन्हें लगता है कि उसका क्या एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन हो सकता है, वी विल ट्राई टू प्रेजेंट दैट थिंग। सो कीप योर माइंड ओपन इन द सेंस कि किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी अगर जहन में आती है तो उसको नोट करके रख लें और लास्ट में मुझे लगता है इकट्ठा एक बार में उन सारी क्वेरीज को ले लेंगे। एनईपी पर सारी लंबे जब आज के सत्र में भी पहले भी लगातार इस तरह की चर्चाएं हो रही है, इसलिए एनईपी पर बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये 3 4 5 पॉइंट्स जो मैंने खाली हाईलाइट किया हुआ है, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि जो मेरी एक्चुअली हर इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो एनईपी में मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है, वो ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट, साइंस, कॉमर्स, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। एनईपी एम्पावर करती है कि किसी में कोई सेपरेशंस नहीं होने चाहिए। पहली चीज़ थी मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन की बात करती है एनईपी। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की हम बात करते हैं, प्राइड इन इंडिया की बात करते हैं और सिनर्जिक करिकुलम की बात करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एनईपी के। अगर हम इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं इसमें और एक ट्रेडिशनल सिस्टम, एक ट्रेडिशनल एकेडमिक सिस्टम के बाद में इतनी सारी नई चीज़ों की अगर बात कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास एक टूल होना चाहिए जिस टूल के माध्यम से हम इन सबको इम्प्लीमेंट कर सकें। ओनली पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ओनली रेगुलेशंस, गाइडलाइंस विल नॉट बी सफिशिएंट, बट एक अप्रोप्रिएट टूल भी होना चाहिए। वो टूल क्या है, प्रॉब्ली मुझे लगता है कि इस प्रेजेंटेशन का जो मेन पार्ट होगा वो बेसिकली वो टूल्स ही होंगे। जब हम इन टूल्स की बात करते हैं तो मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ कि एनईपी इम्प्लीमेंटेशन का जो टूल है, उन टूल्स को जो क्रेडिट फ्रेमवर्क्स है, वो क्रेडिट फ्रेमवर्क्स बेसिकली जितने भी क्रेडिट फ्रेमवर्क्स हैं, वो सारे क्रेडिट फ्रेमवर्क्स बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन टूल है जो हमें एज अ टीचर एम्पावर करते हैं कि जिन भी कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, जिन भी कॉन्सेप्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। जब हम क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात करते हैं, बहुत कॉमन वर्ड चलता है क्रेडिट फ्रेमवर्क। एक क्रेडिट फ्रेमवर्क होता क्या है, एक इसके डेफिनेशन अलग अलग, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। एक इसका जो डेफिनेशन या अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेइंग डेफिनेशन, अ क्रेडिट फ्रेमवर्क इज अ यूनिफाइड एकेडमिक एंड स्किल रिकॉग्निशन सिस्टम जो एकेडमिक्स को, स्किल्स को रिकॉग्नाइज करे and assign quantitative value to all type of learning based on defined outcome and ask। एक बहुत बहुत important concept है। एक framework जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो framework basically एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी किसी भी तरह की learning को quantify कर सकता है। quantify करने के बाद उसको एक प्रॉपर तरीके से असेसमेंट अगर किया जा सकता है और असेसमेंट करके उसको क्रेडिटाइज अगर किया जा सकता है, ये एक पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर, ये सिस्टम है, इसे हम एक क्रेडिट फ्रेमवर्क कह सकते हैं। क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या करता है? क्लासरूम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो भी हमने अपने करिकुलम में डिफाइन की है, इन लर्निंग्स को कहीं ना कहीं मेजर करता है,
रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जिसकी बात मैं आगे चलकर कहीं करूंगा, उसको सपोर्ट करता है। मोबिलिटी, अलग अलग लेवल्स की जो मोबिलिटी है, उस मोबिलिटी को सपोर्ट करता है ये फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे लिए नया है, लेकिन अगर देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी डेवलप्ड कंट्री जिसे हम कहते हैं, उस तरह की डेवलप्ड कंट्रीज में इस तरह के फ्रेमवर्क ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। कुछ क्रेडिट फ्रेमवर्क्स या कुछ फ्रेमवर्क्स के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब एक फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं जिस पर की ये चर्चा विशेष तौर पर है, वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, जिसे एनसीआरएफ कह रहे हैं। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एक मेटा क्रेडिट फ्रेमवर्क है, और इस फ्रेमवर्क के अंदर बाकी जितने भी तरीके के फ्रेमवर्क हो सकते हैं, वो सारे फ्रेमवर्क इसके अंदर समाहित है। बाकी कितने तरीके के फ्रेमवर्क हो सकते हैं अगर वो बात करें तो ब्रॉडली अगर कहा जाए, क्योंकि हमारा फोकस आज खाली एनसीआरएफ पर है, अगर हम ब्रॉडली कहें तो जो फ्रेमवर्क्स है, फ्रेमवर्क हमारे पास आज की तारीख में 3 अलग अलग तरीके के फ्रेमवर्क्स हैं। पहला फ्रेमवर्क जो है जिसे हम एनसीएफ बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसका वास्ता हमसे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि वो स्कूल एजुकेशन से संबंधित है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पहला फ्रेमवर्क है जो एजुकेशन सिस्टम का फ्रेमवर्क है, लेकिन स्कूल एजुकेशन को डील करता है, ठीक है। दूसरा एक फ्रेमवर्क है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसका वास्ता हमसे बार बार पड़ता है। ये फ्रेमवर्क है जो कि हायर एजुकेशन या कह सकते हो जो 12वीं के बाद की जो भी एजुकेशन है उससे डील करता है। तो एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास 2 तरीके के फ्रेमवर्क हो गए, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। दोनों में अंतर विशेष तौर पर जो मैंने बोला स्कूल और कॉलेज वाला अंतर तो एक है ही, उसके अलावा जो एक मुख्य अंतर है, अगर आप लोग सब इससे वाकिफ होंगे, जो क्रेडिट फ्रेमवर्क है वो 8 लेवल का फ्रेमवर्क होता है, लेवल 1 से लेवल 8 तक जाता है। एनसीएफ जो बात करता है, एनसीएफ बात करता है लेवल 1 से लेवल 4 की, खाली 1 से 4 तक आते आते आपका स्कूल एजुकेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि 12वीं में आपका स्कूल एजुकेशन खत्म हो रहा है। लेवल 4.5 ऑनवर्ड है, 4.5 टू लेवल 8, ये सारा फॉल करता है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर। तो मेरा पूरा फ्रेमवर्क जो एनसीआरएफ का फ्रेमवर्क है पूरा कवर होता है लेवल 1 से 4 तक नेशनल क्वालिफिकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क, लेवल 4.5 से लेवल 8 तक हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये दोनों जो अलग अलग फ्रेमवर्क हैं, ये सबसेट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के, उसी का पार्ट है कहीं ना कहीं, हम आगे चलेंगे तो उसको देखेंगे। इसके अलावा मैंने 2 फ्रेमवर्क की बात करी, मैं बार बार कह रहा हूँ एनसीआरएफ एक मेटा फ्रेमवर्क है, इसके साथ एक पैरेलल फ्रेमवर्क और चल रहा है। उस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसको एनएसक्यूएफ कहते हैं। एनएसक्यूएफ वापस जैसे यहाँ पर एजुकेशन में तो 2 फ्रेमवर्क की मैंने बात करी, लेवल 1 से 4 एक, 4.5 से 8 दूसरा, लेकिन जो दूसरा फ्रेमवर्क है एनएसक्यूएफ वो बेसिकली स्किल से रिलेटेड क्वालिफिकेशन का फ्रेमवर्क है। वो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो लेवल 1 से 8 तक चलता है। तो मेरे पास एक एजुकेशन सिस्टम का फ्रेमवर्क है क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो कि लेवल 1 से 4 एक, 4.5 से 8 दूसरा। मेरे पास एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है जो 1 से 8 तक पूरा चलता है। अब ये दोनों फ्रेमवर्क को जब हम मिलाते हैं एक साथ, तब जाकर आपका एक मेटा फ्रेमवर्क बनता है, और उस मेटा फ्रेमवर्क को हम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इज amalgamation you can say or superposition of all different type of frameworks which exist into our system as on date। तो आज की तारीख में मेरे जितने भी फ्रेमवर्क होंगे वो सारे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का पार्ट है। तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को एक बार अच्छे से समझ लें कि वो फ्रेमवर्क है क्या। जो मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि ये फ्रेमवर्क हमें एम्पावर करता है कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं बार बार उसी चीज़ को कहता हूँ कि मेरे लिए एनसीआरएफ एक इम्प्लीमेंटेशन टूल है। तो अगर मुझे उस टूल को यूज़ करना है तो मुझे उस टूल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके फीचर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी मैं उस टूल को अप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर देखते हैं वापस एक बार क्विकली, एक मेटा फ्रेमवर्क है जिसकी मैं बात कर रहा था, एम्पावर एनेबल इंस्टीट्यूट टू क्रिएट देयर ओन करिकुलम। हम अपना स्ट्रक्चर, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो अपना एक स्ट्रक्चर खुद से बना सकते होंगे। उसके अलावा लास्ट चीज जो लिखी है, ये क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है, ये जितनी भी, चूंकि भारत में किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो रेगुलेटरी बॉडीज की अप्रूवल चाहिए। जितनी रेगुलेटरी बॉडीज है उन सारी की अप्रूवल इस क्रेडिट फ्रेमवर्क के पास है। बेसिकली सैलिएंट फीचर,
वापस एक बार आते हैं, दिस क्रेडिट फ्रेमवर्क रिमूव distinction between general vocational education and ensure mobility between these two। कि आपने अगर कुछ क्रेडिट स्किल्स के लेने हैं, आपने जनरल एजुकेशन के लेने हैं, आप कैसे वो कर सकते हो। पहले तो ये डिफिकल्टीज थी कि हम एक से दूसरे में नहीं आ सकते होंगे, बट दिस फ्रेमवर्क रिमूव दैट डिफिकल्टी। ये फ्रेमवर्क हमें अलाउ करता है, जिसे हम मल्टी पॉइंट एंट्री एग्जिट कहते हैं, जो क्रॉस माइग्रेशन है वोकेशनल से एकेडमिक स्ट्रीम में, उसे अलाउ करता है। आपका जो एबीसी है, एबीसी अलाउ करता है, आरपीएल अलाउ करता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसे कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग अलाउ करता होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिकली, जब अगर इस क्रेडिट फ्रेमवर्क को एप्रोप्रिएटली यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें से निकल कर आती होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस फ्रेमवर्क में कही गई है, इस फ्रेमवर्क के डॉक्यूमेंट में कही गई है, जो कि मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा मैंने, द टोटल लर्निंग आवर फॉर क्रेडिट सब्जेक्ट टू असेसमेंट शैल इंक्लूड। आप जो क्रेडिटाइज करते हो किसी भी चीज़ को, आप जो क्रेडिट देते हो किसी भी चीज़ के लिए, उस क्रेडिट में इंक्लूड हो सकता है क्लासरूम टीचिंग, लैब वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, गेम, फिजिकल एक्टिविटी, परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक, योगा। मीन्स जो कुछ भी दिमाग में आ रहा था सारी चीज़ अगर मैंने लिखी, तो अगर वो सारे पॉइंट की आपके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हो वो भी लिख सकते होंगे। जो भी हमारे दिमाग में आता है कि ये एक्टिविटी करने से एक लर्नर जो है वो कुछ सीख सकता है, वो सारी एक्टिविटीज को ये फ्रेमवर्क अलाउ करता है क्रेडिटाइज करने के लिए। कल जब वर्कशॉप की बात कर रहे थे, डॉक्टर अजीत सिंह जी बैठे हुए हैं, तो एक प्रश्न उठ कर आया कि जो एनएसएस है, शायद किसी ने, एक यूनिवर्सिटी ने कहा कि एनएसएस को हमें क्रेडिटाइज कर देना चाहिए। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एबीसी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी क्रेडिटाइज किया हुआ है। कोई बच्चा अगर एनएसएस में पार्टिसिपेट करता है तो उसको 2 क्रेडिट एग्जेम्प्टेड है, 2 क्रेडिट उसके वहाँ पर काउंट हो जाते हैं एज इट इज। तो एक यूनिवर्सिटी ने वो कर रखा है। इसी तरह से बाकी जितनी भी एक्टिविटीज है, इन एक्टिविटीज को एप्रोप्रिएटली क्रेडिटाइज किया जा सकता है। अब क्रेडिटाइज करने का फॉर्मूला क्या होगा, जो इस फ्रेमवर्क में कहा गया है वो नीचे लिखा हुआ है। अगर वो जो लर्नर है, वो लर्नर 15 घंटे अपने लगाता है क्लासरूम में बैठकर, मीन्स फेस टू फेस अगर आप उसको बैठ के सिखा रहे हो, तो थ्योरी 1 क्रेडिट इक्वल्स टू 15 घंटे, मीन्स क्लासरूम टीचिंग में 15 घंटे विल बी इक्वल टू 1 क्रेडिट। तो अगर 4 क्रेडिट का आपका प्रोग्राम है तो बेसिकली आपको 60 घंटे की टीचिंग करवानी पड़ेगी, बहुत सिंपल शब्दों में। अगर उस बच्चे को आप प्रैक्टिकल करवाना चाहते हो, लैब में लेकर जाना चाहते हो, तो उस केस में 30 घंटा विल बी इक्वल टू 1 क्रेडिट। वहाँ पर आपको क्रेडिट इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। अगर उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तौर पर लेके जाना चाहते हो, कि आपने आज सोचा कि आप पूरी क्लास को दिल्ली घुमा के लाओगे और उसमें आप इंडिया गेट भी दिखाओगे और नेशनल म्यूजियम भी दिखाओगे, तो वो एक एजुकेशनल टूर हो सकता है। उस एजुकेशनल टूर के भी आप उसको क्रेडिट दे सकते हो। कितने उसका जो तरीका होगा कि अगर आपने देखा कि टोटल आपने जितने घंटे उसको घुमाने का मतलब जो ट्रेवल टाइम उसको अगर एक्सक्लूड कर लो, तो अगर 40 से 45 घंटे अगर उसने किसी इस तरह की लर्निंग एक्टिविटी में लगाया, अगेन दैट कैन बी क्रेडिटाइज, वो 1 क्रेडिट के बराबर होगा। इसमें एक राइडर लगा हुआ हर जगह पर, जो मैं बार बार चीजें कर रहा हूँ वो सारी सत्य है, सच्चाई है। एक सिंपल सा राइडर है, वो राइडर ये है कि सिंपल अगर कोई बच्चा बोलता है कि जब मैंने एनएसएस में पार्टिसिपेट कर लिया और मैं 45 घंटे, इसके हिसाब से 90 घंटे अगर आप लगाते हो तो 90 घंटे में आपको 2 क्रेडिट मिल जाने चाहिए, तो बोलता है मैंने 90 घंटे लगा लिए, मुझे 2 क्रेडिट चाहिए। ये इस तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं उसका एक सक्सेसफुल असेसमेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल असेसमेंट। आपने जो भी लर्निंग की, मैंने बोला आपने उसको इंडिया गेट घुमा दिया दिल्ली में ले जाके, लेकिन जब वो वापस आप उसे लेकर आते हो तो आप उससे एक प्रेजेंटेशन करवाओगे, आप उससे एक रिपोर्ट तैयार करवाओगे और उस रिपोर्ट के बेस पर आप उसको असेस करोगे। इसमें नंबर नहीं देने बेसिकली कितने नंबर आए, क्योंकि या तो उसने वहाँ से कुछ सीखा या नहीं सीखा। बेसिकली जिस मोटिव के साथ, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आप लेके गए, अगर वो सीख जाता है तो आप उसको रिक्वायर्ड क्रेडिट असाइन करते हो। तो सारी चीज़ें जो भी मैंने कही, अगर स्पोर्ट्स में कोई बच्चा बहुत अच्छा है, उसने अपने 90 घंटे स्पोर्ट्स में लगाए हुए हैं और उस 90 घंटे का वो आपके पास एक सॉलिड प्रूफ देता है कि देखो जी मैंने जो 90 घंटे लगाए उसके बाद मेरे पास ये नेशनल मेडल आया हुआ है। उस नेशनल मेडल या इंटरनेशनल मेडल को आप रिकॉग्नाइज करके वापस वो क्रेडिट भी स्टूडेंट को
अवार्ड किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी। एक और पार्ट जो मुझे लगता है मुझसे छूट गया इसमें लिखने के लिए, जहाँ पर कि हम और क्रेडिट दे सकते हैं, दैट इज जो ऊपर मैंने लिखा है कहीं पर कि इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप वाला जो है, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप को भी क्रेडिटाइज किया जा सकता है। उसका फॉर्मूला भी उन्होंने दिया है यहाँ पर। वहाँ पर एक्चुअली घंटे कैलकुलेट करना हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर किसी बच्चे ने 3 महीने की इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप की है, तो 3 मंथ्स इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप will make that student eligible for 10 credit, तो वहाँ से 10 क्रेडिट अर्न कर सकता है। इसका मतलब अगर उस बच्चे ने लेट्स से 6 महीने की इंटर्नशिप की हुई है, तो 6 महीने के लिए आप उसको कंप्लीट 20 क्रेडिट, जो एक सेमेस्टर के क्रेडिट होते हैं, वो 20 क्रेडिट उसको अवार्ड कर सकते हो। दिस प्रोविजन इज ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। तो मैं कह रहा हूँ कि हम कुछ भी एक्टिविटी, एक्चुअली आपका जो कंप्लीट ये थॉट प्रोसेस है इस एजुकेशन पॉलिसी का, ये आपकी पॉलिसी जो है वो लर्नर सेंट्रिक पॉलिसी होनी चाहिए कि सारी पॉलिसी इस तरह से बनाई गई कि लर्नर का डेवलपमेंट होना चाहिए बेसिकली, टीचर सेंट्रिक पॉलिसी नहीं है ये। तो लर्नर कुछ भी कर रहा है और कुछ भी करने से उसे कुछ गेन हो रहा है। गेन में भी तीनों तरीके का हो सकता है। आस्क जिसको हम बोलते हैं, एटीट्यूड भी हो सकता है, उसके नॉलेज भी हो सकती है, उसकी स्किल्स भी हो सकती है। तो तीनों में से किसी भी तरह का अगर उसने कुछ भी गेन किया हुआ है, उस गेन को असेस करके क्रेडिटाइज किया जा सकता है। सो दिस फ्रेमवर्क बेसिकली गिव्स अस दैट फ्लेक्सिबिलिटी। ये इसके सैलेंट फीचर है। मुझे नहीं पता ये आपको कितना क्लियर दिख रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने की। ये जो क्रेडिट फ्रेमवर्क है उसका एक टेबल है। एक टेबल बात करता है टोटल हमारे 8 डिफरेंट लेवल की, लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक। जो मैंने कहा कि लेवल 4 जो आपका है, यहाँ पर कहीं पर आपको बीच में दिख रहा होगा, लेवल 4 है वो स्कूल एजुकेशन का है। राइट हैंड साइड में क्लास 12 लिखा हुआ है। उसके ऊपर वाले जितने भी लेवल्स हैं 4.5 से लेवल 8, 4.5 लेवल पर कोई बच्चा एग्जिट करता है तो आप उसको यूजी सर्टिफिकेट बोलते हो। लेवल 8 पर कोई एग्जिट करता है तो आप उसको पीएचडी कहते हो। ये एक फ्रेमवर्क है, मोस्टली हम लोग को पता है इस फ्रेमवर्क में क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2-3 चीज़ें फिर भी इसमें कहना चाहूँगा। इस फ्रेमवर्क में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितनी भी लर्निंग है, किसी भी फॉर्म में अगर लर्निंग हो रही है, उस लर्निंग को क्वांटिफाई किया गया एनसीआरएफ लेवल के तौर पर। अगर मैंने फॉर एग्जांपल 12th करने के बाद आपके कॉलेज में एडमिशन लिया एक बच्चे ने, और उसने 1 साल की पढ़ाई पूरी करी, और 1 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने उसका जो भी आपने असेसमेंट लेना था, उसने असेसमेंट सक्सेसफुली पास किया, तो एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म आप उसको एक यूजी सर्टिफिकेट दे दोगे, उसके पास एक यूजी सर्टिफिकेट हो गया। बट एट द सेम टाइम दैट यूजी सर्टिफिकेट इज इक्वल टू एनसीआरएफ लेवल 4.5। तो आज उस बच्चे के पास एक सर्टिफिकेट है और वो सर्टिफिकेट है एनसीआरएफ लेवल 4.5 का। आने वाले टाइम में जितनी भी इस तरह की क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी टाइम लगेगा, ये सारी क्वालिफिकेशन आने वाले समय में एनसीआरएफ लेवल से पहचानी जाएगी, न कि डिग्री के नाम से पहचानी जाएगी। आपने फॉर एग्जांपल उसने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में बोल रहा हूँ यहाँ पर लेवल 5.5 या 6 दोनों में है, तो 3 साल का ग्रेजुएशन किया, तो आप उसको ग्रेजुएट तो कह रहे हो, लेकिन मैं साथ में कर रहा हूँ उसके पास एनसीआरएफ लेवल 5.5 की कॉम्पिटेंसी है। तो जैसे ही आपने कहा कि एक इंडिविजुअल, लेट्स से मैं वापस आता हूँ लेवल 4.5 के ऊपर, कि एक लर्नर एनसीआरएफ लेवल 4.5 सर्टिफाइड लर्नर है, इसका मतलब क्या हुआ? अपने समझने के लिए कि उसने जो हम सिस्टम में हम हैं उसको समझाने के लिए हम मैं मान के चलता हूँ कि उस लर्नर ने 12वीं पास की हुई थी, उसने 12वीं पास कर ली। 12वीं का मतलब एनसीआरएफ लेवल 4 था। उसके बाद 1 साल के बाद उसने लेवल 4.5 अचीव कर लिया। लेवल 4.5 अचीव करने का मतलब ये हुआ कि उसने टोटल अपने 1200 घंटे इन्वेस्ट किए, और 1200 घंटे बराबर बनते हैं 40 क्रेडिट के। उसके 1200 घंटे उसने 40 क्रेडिट अर्न करने के लिए लगाए। जैसे वो 40 क्रेडिट अर्न करता है, वो एक लेवल से दूसरे लेवल पर जंप करता है। लेवल 4 से उसे 4.5 जाना है, तो इसका मतलब उसने 1200 घंटे लगाए हुए। अब देखिए कितनी ब्यूटीफुल इस चीज को कहा गया कि अगर हम खाली इस चीज की बात करते हैं कि उस बच्चे की कॉम्पिटेंसी क्या है, तो मैं कह रहा हूँ उस बच्चे की कॉम्पिटेंसी एनसीआरएफ लेवल 4.5 की है।
कोई भी इंडिविजुअल उसको आसानी से समझ सकता है कि 4.5 का मतलब ये हुआ कि उसने कम से कम 12वीं के बाद 1200 घंटे लगाए होंगे, उसने 12वीं के बाद कम से कम 40 क्रेडिट अर्न किए होंगे, तब जाके उसको एनसीआरएफ लेवल 4.5 मिला होगा। एक तरीका तो बहुत आसान सा ये था कि उस बच्चे ने एडमिशन ले लिया कॉलेज के अंदर और उसने यूजी सर्टिफिकेट का जो एग्जाम था उसने पास किया, या बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम पास किया, उसको 40 क्रेडिट अर्न हो गए। एक आसान सा तरीका है। इसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। उस बच्चे को टोटल 40 क्रेडिट चाहिए। वो 40 क्रेडिट कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके सिस्टम में, जब मैं आपके सिस्टम में कहता हूँ मतलब हायर एजुकेशन सिस्टम में, कोई जरूरी नहीं है कि हायर एजुकेशन सिस्टम में रह के वो अपने 40 क्रेडिट अर्न करे। उस स्टूडेंट के पास ये फ्रेमवर्क, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो स्टूडेंट अपने 1200 घंटे जो है वो 1200 घंटे किसी स्किल ट्रेनिंग सेंटर में चले जाए, किसी आईटीआई में चले जाए, किसी पॉलिटेक्निक में चले जाए, कहीं अप्रेंटिसशिप में चले जाए, कहीं इंटर्नशिप में चले जाए, कहीं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में चले जाए। अल्टीमेटली उसने क्या करना है, 1200 घंटे की इफेक्टिव लर्निंग करनी है। इफेक्टिव लर्निंग की डेफिनेशन है कि बाद में उसका असेसमेंट पास करना, दैट्स ऑल। अगर उसने वो 1200 घंटे लगाए और 1200 घंटे लगाने के बाद अपना असेसमेंट क्लियर करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एनसीआरएफ लेवल 4 पर था, 12वीं उसने पास कर रखी थी, उसके बाद उसने अपने 1200 घंटे लगाए, 1200 घंटे लगाने के बाद अपना असेसमेंट क्लियर करता है, उस स्टूडेंट के पास भी एनसीआरएफ लेवल 4.5 है। अब मेरे पास एक दो एनसीआरएफ लेवल हो गए, एक जो 12वीं पास करके हमारे कॉलेज में आया जिसने कि यहाँ पर 1 साल की पढ़ाई करी, दूसरा जो मेरे कॉलेज में नहीं आया लेकिन बाहर कहीं चला गया और उसने वहाँ से किसी भी तरह की लर्निंग करी और उस लर्निंग को उसने असेसमेंट करवा लिया। ये दोनों कैंडिडेट एट पार हैं। इन दोनों कैंडिडेट को हम कहेंगे कि एनसीआरएफ लेवल 4.5 के कैंडिडेट हैं। कॉम्पिटेंसीज अलग अलग हो सकती है, जिसने हमारे सिस्टम से पढ़ाई करी उसके पास नॉलेज कंपोनेंट ज़्यादा हो सकता है, जिसने मेरे सिस्टम से बाहर पढ़ाई करी उसके पास स्किल कंपोनेंट ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पर हम उनको अलग नहीं कर रहे हैं कि तुम स्किल वाले अलग हो गए, तुम हायर एजुकेशन वाले अलग हो गए। हम दोनों को सेम डेजिग्नेशन दे रहे हैं कि आप एनसीआरएफ लेवल 4.5 पर हो। अब इस 4.5 वाले बच्चे को लगता है, जिसने आईटीआई से जाके, फॉर एग्जांपल आईटीआई में जनरली होती नहीं है 12वीं के बाद पढ़ाई, फिर भी समझने के लिए, उस बच्चे ने 12वीं के बाद जाके आईटीआई नहीं बोलता हूँ, एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर में 1 साल लगाया और 4.5 कर लिया। अब उस स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, ये मैं जो ट्रेड मैंने पकड़ी थी, ट्रेड कहीं ना कहीं गलत थी, मुझे तो वापस जाके हायर एजुकेशन में बीए कंप्लीट करनी है। आपके पास उस लर्नर के पास वो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है कि चूंकि उसने 40 क्रेडिट ऑलरेडी अर्न किया हुआ है, उसको यूजी डिग्री के लिए 120 क्रेडिट चाहिए, वो 40 क्रेडिट वापस आपके सिस्टम में आके ले सकता है। कुछ चीज़ें जो नहीं पढ़ी होगी उसको सिस्टम को, उसको ब्रिज कोर्स से करवानी पड़ेगी। ये छोटी सी चीज़ है जो जनरली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने करवाना स्टार्ट भी कर दिया है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे ने गलती से एक ट्रेड पकड़ लिया और ज़िंदगी भर वहीं पर रह जाए। तो ये फ्रेमवर्क हमें वो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसलिए हम एक टेबल यहाँ पर, मुझे नहीं रिपीटेडली आई एम सेइंग दिस कि मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, लेकिन जो थर्ड कॉलम यहाँ पर है, ये थर्ड कॉलम यही बात कर रहा है कि आप जो 40 क्रेडिट हर लेवल को ऊपर जाने के लिए 40 क्रेडिट आपको चाहिए, वो 40 क्रेडिट आप मल्टीपल तरीके से ले सकते हो। एक तरीका जो मैंने बोला, बच्चा एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर चला गया, 12th किया और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए उसको एक एजेंसी मिल गई जो उसने बोला मेरे साथ 1 साल आ जाओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा जी, या मेरे साथ एक मेरे पास आके 1 साल ट्रेनिंग कर लो। उसने वहाँ पर ट्रेनिंग करी, उसने उसका कुछ सर्टिफिकेट लिया, वो सर्टिफिकेट स्किल सर्टिफिकेट हो सकता है। अगर वो स्किल सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट को हम MSQF सर्टिफिकेट कहते हैं। तो मान लीजिए क्योंकि वो स्किल का सर्टिफिकेट है, और ऐसे स्किल के बहुत सारे सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो उसने लेवल 4.5 का स्किल सर्टिफिकेट ले लिया। आईटीआई नहीं गया, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर गया सिंपली, लेकिन उसने स्किल का लेवल 4.5 का सर्टिफिकेट, मींस दैट इज अगेन इक्विवेलेंट टू एनसीआरएफ लेवल 4.5। तो या तो एनसीआरएफ का सर्टिफिकेट, सॉरी, या तो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से अपने 40 घंटे पूरे कर ले, NSQF वाले फ्रेमवर्क से पूरे कर ले, दोनों को मिक्स करके पूरे कर ले। वो फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट के पास है तो अपने 40 क्रेडिट पूरे कर ले। इनिशियल सिस्टम है, बिल्कुल स्टार्टिंग का सिस्टम है, 23 में आपके यहाँ इम्प्लीमेंट हुई, कहीं 24 में इम्प्लीमेंट हुई। ये इनिशियल समय के प्रॉब्लम्स हैं
लेकिन आने वाले 4, 5, 10 साल में जब मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सारे कॉलेजेस ने एबीसी इम्प्लीमेंट कर लिया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सबके पास है, बच्चे ने कहीं से भी क्रेडिट अर्न किया उसके खाते में दिख रहा है, जैसे ही 40 क्रेडिट उसके कंप्लीट होते हैं उसको एनसीआरएफ का नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली मिल जाना है। तो ये सारा सिस्टम थोड़े दिन में इन प्लेस हो जाएगा, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स के पास भी होनी चाहिए कि ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आज की तारीख में एनसीआरएफ का फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि एनसीआरएफ का एक फ्रेमवर्क जो है वो एक इस तरह का इफेक्टिव फ्रेमवर्क है। एक और बहुत बहुत ब्यूटीफुल पार्ट विच इज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली इन द एकेडमिक सिस्टम विच इज देयर इन दिस एनसीआरएफ। एनसीआरएफ पहली बार बात करता है, जो थोड़े साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे वो देख रहे होंगे, 3 एक्सिस बनी हुई है, 3 अलग अलग एक्सेस है, 3 एक्सेस 3 अलग अलग चीज़ों को डिनोट कर रही है। एक एक्सेस आपकी एकेडमिक एक्सेस है, दूसरी आपकी स्किल एक्सेस है और तीसरी आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की एक्सेस है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं आपको कह रहा था कि बच्चे ने एनसीआरएफ लेवल एक्वायर करना है, बच्चे ने एनसीआरएफ लेवल एक्वायर करना है, इसका मतलब हुआ वो इस सिस्टम में किसी भी तरीके से तीनों एक्सिस में से कुछ ऐड करके अपने रिक्वायर्ड क्रेडिट अगर पूरे कर लेता है तो उसको वो सर्टिफिकेट एनसीआरएफ का मिल सकता है। 2 लेवल्स की मैंने बात करी, एकेडमिक की मैंने बात करी, एजुकेशन और स्किल्स की मैंने बात करी। जो तीसरा वर्टिकल एक्स एक्सिस जिसमें दिख रहा है, एक्स एक्सिस बात करता है एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस को कैसे क्रेडिटाइज करते हैं, इस फ्रेमवर्क ने उसको भी डिफाइन किया, 3 अलग अलग कैटेगरी करी, या तो बिल्कुल बिगनर होगा, या उसको मिडिल लेवल का होगा, या एक्सपर्ट होगा, समथिंग लाइक दैट। मान लीजिए एक कैंडिडेट है जो कि वेल्डिंग के, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सबको समझाने के लिए। वेल्डिंग फॉर एग्जांपल एक ट्रेड है जो हम आसानी से समझ सकते हैं। एक कोई कैंडिडेट है वो वेल्डिंग कर रहा है मान लीजिए कहीं पर, और वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग की ट्रेनिंग ले रहा है। बेसिकली वेल्डिंग की उसने ट्रेनिंग ली, वेल्डिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपने आप को आता है कि मैंने 1200 घंटे की वेल्डिंग की ट्रेनिंग ले ली थी, तब मेरा असेसमेंट कर लो। हमने उसका असेसमेंट किया, हमने देखा कि जो इसके असेसमेंट का जो पैरामीटर्स हैं थोड़े से अलग होते हैं, कन्वेंशनल असेसमेंट नहीं होता है। जो हम स्किल्स के असेसमेंट करते हैं उसको हम लोग परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज बोलते हैं। मेरे परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज डिफाइन होते हैं, मैं उसे परफॉर्म करवा के देखता हूँ कि भाई तुम ये ज्वाइंट करके दिखा दो, मुझे 2 चीज़ को ज्वाइंट करना है, इसकी प्रॉपर्टीज बता दो, कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो इससे क्लियर हो जाता है कि उसने कितनी जो एक्सपेक्टेड उसका लेवल है कॉम्पिटेंसी का अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो मान लीजिए उसने वो कॉम्पिटेंसी लेवल अचीव कर लिया, अगर वो लेवल 4 का था, मैं वापस वही बोलता हूँ, उसने 1200 घंटे वेल्डिंग करी, उसने कॉम्पिटेंसी लेवल अचीव कर लिया, मैं उसको लेवल 4.5 के लिए सर्टिफाई कर देता हूँ, तो मैंने SKF लेवल 4.5 सर्टिफाइड हो, तो NCRF 4.5 के बराबर है। एक बंदा और है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, 1200 घंटे तो उसने नहीं लगाए, लेकिन वो लगातार बहुत साल से यही काम कर रहा था, वेल्डिंग का काम कर रहा था। मैं हाईएस्ट ले लेता हूँ, सबसे नीचे में 7 साल लिखा हुआ, 7 साल में हम उसको प्रोफिशिएंट बोलते हैं, प्रोफिशिएंट कह रहे हैं उसे, कि वो बिल्कुल उस ट्रेड का मास्टर है। अगर उसने 7 साल से लगातार वेल्डिंग कर रहा है और उसको मान लीजिए अपने क्रेडिट्स को असेस करवाना है, तो हम बोलते हैं असेसमेंट में, मान लीजिए वो मेरे पास आया असेसमेंट करवाने के लिए, मैंने देखा कि मेरे जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स में उसके खाली 5 क्रेडिट बनते हैं या 10 क्रेडिट बनते हैं, लेट्स से समझने के लिए खाली 10 बन रहे हैं, बाकी नहीं बन रहे हैं, मैंने उसके 10 क्रेडिट दे दिए। लेकिन जो कि उसका जो एक्सपीरियंस था 7 साल का, 7 साल का एक्सपीरियंस उसको 2 टाइम उसके क्रेडिट को मल्टीप्लाई कर देता है। तो इसका मतलब उसने जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी वो भी वेस्ट नहीं हुई, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के उसके डबल क्रेडिट हो गए। उसके पास अगर 10 क्रेडिट उसने असेसमेंट से लिए, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसके पास टोटल 20 क्रेडिट हो गए, तो आप उसको जब सर्टिफिकेट दोगे वो सर्टिफिकेट आपको 20 क्रेडिट का सर्टिफिकेट होगा। तो ये एक लेवल हो गई प्रोफिशिएंट लेवल पर। बिल्कुल जो बिगनर है, अगर वो 1 से 3 साल के बीच में है, तब आप उसको कोई एडिशनल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं लगा रहे हैं, और 3 से 7 साल के बीच में तो 1.3 का एक एडिशनल फैक्टर लगा रहे हैं। तो जितना एक्सपीरियंस 3 साल के ऊपर उसके पास है, वो सारा एक्सपीरियंस भी उसके खाते में आ रहा है। क्योंकि हम अपना एग्जांपल कर ले लेते हैं, हम बोलते हैं कि 2 टीचर्स हैं फॉर एग्जांपल, एक जब मैंने ज्वाइन किया मैं उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर था, आज की तारीख में मैं प्रोफेसर हूँ। जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था तो मेरी तनख्वाह कुछ 8000 वाली ग्रेड में हुआ करती होगी, आज की तारीख में बस प्रोफेसर वाली ग्रेड की तनख्वाह है।
काम दोनों बराबर कर रहे हैं, दोनों पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर दोनों पढ़ाने का काम कर रहे हैं फिर तनख्वाह में अंतर क्यों? तो यहाँ पर ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला फैक्टर कहीं ना कहीं काम आता है, और इसको ध्यान में रखते हुए इस एक्सिस को कहीं ना कहीं यहाँ पर इंक्लूड किया गया कि मेरे पास सिंपल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया तो मैंने सिंपल पढ़ाई करने के बाद कॉलेज में ज्वाइन कर लिया था, तो वो कैलिबर था मेरा, वो नॉलेज थी मेरे नॉलेज को रिकॉग्नाइज करके मुझे एक लेवल पर रख दिया गया। लेकिन सक्सेसिवली जब मैं एक्सपीरियंस गेन करते गया 20-25 साल के बाद, मुझे एक दूसरे लेवल पर रखा गया। इसलिए रखा गया कि मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट किया। वो सिमिलर सिस्टम अगर हम बाकी कहीं भी लगाते हैं, वो सिमिलरली उसी तरीके से वर्क करेगा किसी भी फील्ड में। अगर एक इंडिविजुअल है और उसके पास वो एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस को वो सर्टिफाई करवा सकता है, सो दैट विल आल्सो बी काउंटेड हियर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फ्रेमवर्क। अगर हम इसलिए मैं उसी शब्द को बार बार रिपीट करता हूँ कि ये हमारे पास एक बहुत इफेक्टिव टूल है। हम किसी भी तरीके से चाहे इस टूल को यूज़ करना, तो एनईपी इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जो कि इस टूल की सहायता से मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा सा आगे चले, ये प्रोफेसर पवन शर्मा के प्रेजेंटेशन में डिटेल में आप इसमें क्रेडिट और करिकुलम फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। मैं थोड़ा सा खाली इसलिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ये जो यूजी 3 साल के डिग्री प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब जनरली प्रश्न ये आता है कि भैया अलग अलग आपने इतने सारे क्रेडिट दे दिया। कि सुबह भी कोई बात हो रहा था, एक मैम उस समय चर्चा कर रही थी कि जो छोटे छोटे 2-2 क्रेडिट हैं, ये 2 क्रेडिट बहुत मुश्किल होता है करवाना, अगर इसको हम ऑनलाइन करवा दें तो क्या है संभव, ऐसा करवाया जा सकता है। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी जो मैंने कही, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको फ्रेमवर्क अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको स्किल के 9 क्रेडिट बच्चे को देने हैं, क्यों उसको ज़बरदस्ती कि हम 3-4 पेपर पढ़ाने के लिए कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं 9 × 45 hours ऑफ लर्निंग, दैट इज इक्विवेलेंट टू 9 क्रेडिट। हम कुछ ऐसा सिस्टम डिवाइस करें कि 9 क्रेडिट वहाँ से आ जाए, इंस्टीड ऑफ डिजाइनिंग न्यू प्रोग्राम्स या छोटे छोटे कोर्स है कि 2-2, 3-3 क्रेडिट के मैं कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो ये जो इनोवेटिव तरीके हैं, बेसिकली हमारे पास कोई प्रेसिडेंस तो है नहीं कि पहले उस यूनिवर्सिटी में हो रहा था, जेएनयू में हो रहा था, डीयू में हो रहा था, आईआईटी में हो रहा, कोई प्रेसिडेंस नहीं है। सब बराबर है, सब एक लेवल पर आज की तारीख में। जो पहले करेगा वो इनोवेटर है, वो विनर है। बेसिकली वो इनोवेट हम कर सकते होंगे यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि कॉलेजेस को बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऐसे किया जा सकता होगा। और चूंकि आज की तारीख में तो एक कितना कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर इस स्टेट में है, हरियाणा में, कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के जेडी साहब खुद आकर पूरी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। अदरवाइज जनरली ऐसा होता नहीं है, वर्कशॉप होती है, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, लोग चले जाते हैं। लेकिन किस तरीके से इन सारी चीज़ों को जो हमारे पास अवेलेबल है यूज़ करके एनईपी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हम लोग को नहीं मिलने वाला। जैसा सर ने भी सुबह कहा, सर भी कह रहे थे, ऑनरेबल सीएम साहब ने कल एक मीटिंग करी, सीएम साहब का भी यही था कि एनईपी इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है, कहाँ चैलेंजेस है, कैसे दूर कर सकते हैं। दूर करने का तरीका रामबाण जैसे कह सकते हैं वो हम लोग के पास है क्रेडिट फ्रेमवर्क के तौर पर, और किसी भी तरीके के प्रोग्राम को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आध चीज़ें और वापस आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मुझे इसके लिए बुलाया गया है, इसमें फिर से एक बार बोल दूँ। मैं एक चीज़ और कहूँगा, बहुत बार ऐसा है कि मान लीजिए जो मैंने कहा प्रैक्टिकली फिर पॉसिबल नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि 9 क्रेडिट मान लीजिए आपको स्किल्स के देने हैं, तो स्किल के 9 क्रेडिट देने के लिए आप उसको कहीं ट्रेनिंग सेंटर में भेज दो, लेकिन आप बोलते नहीं जी, फिर तो यूनिवर्सिटी उसको अलाउ ही नहीं करती, मानेगी कि नहीं मानेगी, सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। उसका सोल्यूशन क्या निकला है? हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 बहुत अच्छे पोर्टल हैं, और इन पोर्टल के ऊपर में इतने सारे स्किल प्रोग्राम, क्रेडिटाइज स्किल बेस्ड प्रोग्राम या वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम रखे हुए हैं कि हम अगर चाहें तो हम अपने बच्चों को सिंपल इन प्लेटफॉर्म्स का रेफरेंस दे सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का एक पोर्टल है, सिद्धि के नाम पर पूरा का पूरा एप्लीकेशन मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे को जो कन्वेंशनल स्किल्स भी सीखनी है, कन्वेंशनल वोकेशंस भी सीखना है, तो कुछ तो ऑनलाइन सिमुलेशन से सीख सकता होगा, कुछ ऑन द जॉब ट्रेनिंग से सीख सकता होगा। इसमें अगेन 100, 150, 200 अलग अलग ट्रेड वाइज स्किल्स अवेलेबल है। तो बच्चों को बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए ले जा सकते हैं। और एट यूनिवर्सिटीज मुझे लगता है कि चूंकि गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जो सर्टिफिकेट होगा, चूंकि हमने स्वयं को हमने मूव्स को ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ है, इसको मूव्स की कैटेगरी में रखते हैं, और जो क्रेडिट वहाँ से बच्चे ने अर्न किया उसको अप्रोप्रिएटली जहाँ पर जिस भी जो मैंने करिकुलम फ्रेमवर्क में जहाँ पर उसे वहाँ
प्लेस करना उस क्रेडिट को, उन क्रेडिट को हम प्लेस कर सकते होंगे। एक प्लेटफॉर्म मैंने आपको पहले कहा, स्किल इंडिया डिजिटल हब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का प्लेटफॉर्म है। स्किल्स को क्रेडिटाइज करने का प्रयास इसमें हुआ है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी नेस्कॉम के साथ मिलकर एक फ्यूचर स्किल प्राइम का प्लेटफॉर्म है। इसमें भी प्रोफेशनल कोर्सेज, स्किल कोर्सेज, ये भी n नंबर ऑफ कोर्सेज, बहुत सारे फ्री हैं, कुछ पेड है। लेकिन पेड कोर्सेज भी अगर बच्चा अपने आप करना चाहे तो कर सकता होगा, अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी उसको सपोर्ट करना चाहे कर सकती होगी। जितने जो आपके न्यू एज कोर्सेज स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, आईटी हो सकते होंगे, डाटा साइंस हो सकता होगा, एनालिटिक्स हो सकता होगा, जो भी हमारे दिमाग में आता होगा, वो सारे कोर्सेज इस प्लेटफॉर्म पर फिर से अवेलेबल हैं। हम वापस इन कोर्सेज को, जो कि फिर से ये मिनिस्ट्री का प्लेटफॉर्म है इसलिए और नेस्कॉम ने डेवलप किया, तो हम सिंपली बच्चों को फिर से ये कह सकते होंगे आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जिस भी फील्ड के, मतलब मेरे क्रेडिट करिकुलम फ्रेमवर्क में जहाँ पर लगता है जिस फील्ड के क्रेडिट्स लेने चाहिए, उस फील्ड के क्रेडिट वापस इस प्लेटफॉर्म से भी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट ले सकता होगा। खाली अवेयरनेस की ज़रूरत है, एक प्रॉपर नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। आई एम श्योर कि हर एक यूनिवर्सिटीज़ ने अपने सिस्टम के अंदर मूक्स को अडॉप्ट किया हुआ, मूक्स की पॉलिसी सारे स्टेट में अडॉप्टेड है, यूजीसी की गाइडलाइंस बहुत क्लियर है। तो सारी चीज़ अगर इन प्लेस है, इसको मूक्स की कैटेगरी में ऐसे कोर्सेज को रखो और उसके क्रेडिट को एज इट इज ट्रांसफर कर दो। आपको ना तो एडिशनल टीचर रखने की आवश्यकता पड़ रही है, ना आपको कहीं ज़बरदस्ती एमओयू करने की आवश्यकता पड़ रही है। बहुत मेहनत से बनाए हुए कोर्सेज हैं, स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्रीज से बनाए हुए कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज एज इट इज बच्चों को ऑफर कर दें। ये दूसरा प्लेटफॉर्म था। तीसरा प्लेटफॉर्म एक वापस मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्वयं हम सब वाकिफ है। ये तीसरा प्लेटफॉर्म इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग लिखा, स्वयं प्लस के नाम से जो है। स्वयं प्लस तीसरा प्लेटफॉर्म है जिसमें वापस स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज, एकेडमिक कोर्सेज जितने हैं वो तो स्वयं पर अवेलेबल है, एनपीटीईएल या स्वयं पर वो सारे कोर्सेज हैं, तो एनपीटीईएल स्वयं को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अगर दूसरे जो कोर्सेज हैं जिसको कि हम इधर वैल्यू एडेड बोल रहे हैं, एबिलिटी एनहेंसमेंट बोल रहे हैं या स्किल एनहेंसमेंट बोल रहे हैं, चैलेंज खाली उन 3 तरह के कोर्सेज के लिए। इन तीनों तरह के कोर्सेज के लिए ये जो 3 प्लेटफॉर्म मैं कह रहा हूँ, ये तीनों प्लेटफॉर्म आई एम रिपीटिंग, ऑल दिस 3 प्लेटफॉर्म आर द प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट and hosted on the server of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सारे भारत सरकार के सर्वर पर हैं, इसलिए इसको नहीं मानने का कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक कहीं पर भी नहीं होएगा किसी के पास भी। एंड 2 चीज़ कही, मूव्स पॉलिसी इन प्लेस है, इस तरह के कोर्सेज प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, हमें खाली वहाँ से इन कोर्सेज को उठाना है, उसको अपने यहाँ ब्लेंड करना है, उन बच्चों को ऑफर करना है, और ये सारी चीज़ें अलाउ कर रही है। और मैं वापस कह रहा हूँ, अगर आगे एक स्लाइड और दिखाऊंगा, इसके अलावा भी जो हम 120 क्रेडिट में और क्या कर सकते थे वो भी कहीं ना कहीं आएगा, थोड़ी से आगे चलकर और बात करेंगे। ये उस पर जो कोर्सेज जो आपके स्वयं प्लस के कोर्स हैं, ये भी स्वयं प्लस पर है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, लाइफ स्किल, जीवन कौशल के नाम पर। जीवन कौशल जनरली हम लोग वैल्यू एडेड के नाम पर 2 क्रेडिट का कोर्स पढ़ा रहे हैं। ये 2 क्रेडिट का कोर्स ऑलरेडी यूजीसी ने वाधवानी फाउंडेशन के साथ मिलकर स्वयं प्लस पर डाल रखा है। कोई ज़रूरत नहीं है अलग से टीचर लगाने की, कोई आवश्यकता नहीं है। सेल्फ पेस मोड पर वो बच्चा चाहे तो इसमें से अब आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी दे सकते हो। वैल्यू एडेड कोर्स में क्यों ज़बरदस्ती है कि तुम एक पर्टिकुलर यही कोर्स पढ़ो, 4-5 कोर्स का बास्केट एक यूनिवर्सिटी बना के दे सकती होगी। जो इधर जिसके टीचर मेरे पास अवेलेबल है वो क्लासरूम टीचिंग हो सकती होगी, जिसके टीचर अवेलेबल नहीं है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस तरह की फैसिलिटी का अवेलेबल कर सकता होगा। ये स्वयं प्लस पर अवेलेबल है वापस, और यूजीसी ने इसको 2 क्रेडिट के लिए सर्टिफाई किया हुआ था। ये अभी तक क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात थी। क्विकली थोड़ी सी बात करूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक था ये मेरे क्रेडिट फ्रेमवर्क वाले कॉन्सेप्ट से। इसलिए जो नया यूजीसी रेगुलेशन है, मेजर प्रोविजंस अंडर यूजीसी रेगुलेशन 2025, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ग्रांट ऑफ यूजी पीजी डिग्री के लिए जो यूजीसी का रेगुलेशन है, मार्च 2025 का रेगुलेशन है। इस मार्च 2025 के रेगुलेशन में 2-3 बहुत अच्छी जो चीज़ें मैंने जो काम की चीज़ें हैं वो वापस ले ली। एनसीआरएफ एक फ्रेमवर्क है, मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड में दिखाया था कि एनसीआरएफ बहुत सारी चीज़ अलाउ करता है, लेकिन एनसीआरएफ के अलाउ करने से सब कुछ नहीं हो जाता है, यूजीसी का रेगुलेशन चाहिए। तो जितनी चीज़ें फर्स्ट स्लाइड में लिखी हुई थी उस सारे के ऊपर ये जो रेगुलेशन है, लगभग ये रेगुलेशन एम्पावर करता है यूनिवर्सिटीज़ को उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो वी आर हैविंग अ रेगुलेशन इन प्लेस, मोस्ट प्रॉब्ली 23 मार्च 2025 का रेगुलेशन है।
2 बार एडमिशन कर सकते हैं साल में। अगर एडमिशन कम हुए पहले आपको लगता है वापस जनवरी में एडमिशन किए जा सकते होंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। इंटीग्रेशन हो सकता है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, किसी भी तरह की लर्निंग को आप इंटीग्रेट कर सकते हो 120 क्रेडिट को अर्न करने के लिए, यूजी डिग्री के लिए। मल्टी पॉइंट एंट्री एग्जिट की बात कर रहे हैं, मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट को मैं फिर से एक बार कहना चाह रहा था, स्टूडेंट कैन अर्न अप टू 50 क्रेडिट थ्रू स्किल कोर्सेज, अप्रेंटिसशिप, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके टोटल क्रेडिट है 120 क्रेडिट लेट से 120 क्रेडिट में से 50% क्रेडिट जो लर्नर है वो लर्नर बाहर से कहीं से कर सकता होगा। मीन्स मान लीजिए उसको फिजिक्स की पढ़ाई कर रही है, बीएससी फिजिक्स कर रहा है, तो बीएससी फिजिक्स का 50% क्रेडिट फिजिक्स के होने चाहिए, 50% क्रेडिट वो लर्नर अपने हिसाब से ले सकता होगा। और अपने हिसाब से लेने में भी अच्छी चीज़ ये है कि यूजीसी का एक और रेगुलेशन अगर आपके ध्यान में होगा तो, जो कि ब्लेंडेड लर्निंग का रेगुलेशन है, जो कि अलाउ करती है कि आप 40% क्रेडिट ब्लेंडेड लर्निंग में दे सकते होगे। तो मेरे 50% क्रेडिट बच रहे थे, 50 में से 40% तो यूजीसी मुझे वैसे ही अलाउ करती है, मैं ब्लेंडेड में जा सकता था। तो 40% क्रेडिट तक तो जितने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, अगर हम चाहें तो उसमें भी ले सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहता था। एक आध बहुत अच्छी चीज़ है, प्रोवाइड एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम, एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम। यूजीसी ने कहा 2 कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं, एक जो फास्ट लर्नर होते हैं, अगर फास्ट लर्नर बच्चा है तो अगर वो डिग्री अपनी 3 साल की 2 साल में पूरा करना चाहता है तो 2 साल में उसको पूरा करने दो। आपको मतलब खाली होना चाहिए 120 क्रेडिट पूरा कर ले, 120 क्रेडिट पूरा हो गया आप उसको डिग्री दे दो। उसके लिए सेपरेट क्लास बनानी पड़ेगी ऑब्वियसली, लेकिन ये प्रोविजन 2025 वाले रेगुलेशन में है, एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम। और दूसरा भी इन्होंने लिखा है एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम। कुछ बच्चे हैं जो स्लो लर्नर है, स्लो लर्नर बच्चों को अलग नहीं छोड़ते, हो सकता है कि 3 साल की डिग्री को 4 में करेगा, उसके जो क्रेडिट्स हैं उसको स्प्रेड कर दें, 120 क्रेडिट को 4 साल में स्प्रेड कर दें और 4 साल का प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हो। ये जो प्रोविज़न है ये 2025 की यूजीसी रेगुलेशन का फ्रेमवर्क है। इसको मैं बेसिकली इसके लिए लेके आया था, इसको दिखाने के लिए, एलिजिबिलिटी फॉर यूजी प्रोग्राम। जो मैं पहले कह रहा था कि आने वाले कुछ समय के बाद सारी बातें खाली एनसीआरएफ लेवल पर होंगी और वो यूजीसी रेगुलेशन में दिखना स्टार्ट हो गई। ये यूजीसी रेगुलेशन बात करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी ऑफ यूजी प्रोग्राम क्या होगी, वो कहता है एनसीआरएफ लेवल 4 या क्लास 12। जब आप लेवल 4 यहाँ बोलने लग गए मतलब आपने उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया कि आप लेवल 4 कहीं से भी अचीव करो। कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप उस लेवल 4 के लिए आप स्कूल गए, कॉलेज गए, आईटीआई गए, आपके टोटल रिक्वायर्ड क्रेडिट 200 क्रेडिट जितने भी हैं वो होने चाहिए। अगर आपके पास वो क्रेडिट है, आप एनसीआरएफ लेवल 4 क्वालिफाइड हो, यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इनटू यूजी प्रोग्राम। जो एडमिशन देने वाली एजेंसी है उसकी अपनी शर्त हो सकती है, उसकी अपनी कंडीशंस हो सकती है कि मैं किसी को एडमिशन नहीं दूंगा जी, मैं अपना एक बैरियर लगाना चाहता हूँ, मैं अपना एंट्रेंस टेस्ट लेना चाहता हूँ, वो जो तरीके लगाना चाहें वो यूनिवर्सिटीज़ के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी। लेकिन कहने का तात्पर्य ये प्रोविजंस आर ऑलरेडी हियर, इस तरह के प्रोविजन इस रेगुलेशन में है। एलिजिबिलिटी फॉर पीजी प्रोग्राम, वापस यहाँ पर बात करी गई कि लेवल 5.5 होना चाहिए। लेवल 5.5 कैसे एक्वायर कर रहे हो, कहीं नहीं लिखा हुआ इसमें कि आप खाली हायर एजुकेशन से लेके आ रहे हो या खाली एनएसक्यूएम से लेके आ रहे हो। बात हुई है कि आप लेवल 5.5 होनी चाहिए। एक और रेगुलेशन मुझे लगा आप लोगों में से बहुतों ने देखा होगा, अभी एक यूजीसी का ड्राफ्ट रेगुलेशन आया था। यूजीसी का ड्राफ्ट रेगुलेशन था एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी वाला जो रेगुलेशन था उसमें भी यूजीसी बोल रही है कि आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इज लेवल 6.5। तो वहाँ उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि आप 6.5 की आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल 6.5 की होनी चाहिए। 6.5 कहाँ से अचीव किया कोई मतलब नहीं है। ये बहुत फ्रूटफुल कहाँ पर होगा, तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है जो मुझे समझ में आता है। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल की क्लास लगवानी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम चल रहा है, एक कैंडिडेट है जिसने कि बीटेक किया, बीटेक करने से उसका लेवल जो है वो लेवल 5.5 पर पहुंच गया। दूसरा कैंडिडेट है जो कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्किल ट्रेनिंग करके मैकेनिकल के ट्रेड में 5.5 पर चला गया। तो वो कैंडिडेट भी मीन्स एलिजिबल है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ सकता है। अदरवाइज तो हमारी कंडीशन ये थी कि मिनिमम 55% होना चाहिए। भाई हमने एक स्ट्रेट लाइन लिखी हुई थी, 55% मार्क्स इन रेलिवेंट और पता नहीं 3-4 वर्ड और लिखे हुए थे। 55% नंबर किसी कारण से नहीं आया था, सिस्टम से जिंदगी भर के लिए बाहर या तो फिर से एग्जाम दे लो। तो ये
वापस जो यूजीसी का दूसरा वाला रेगुलेशन जिसकी बात कर रहा हूँ वो ड्राफ्ट है, मुझे नहीं पता कि फाइनल में वो लाइन वैसी लिखी हुई आएगी कि नहीं आएगी, बट एटलीस्ट दैट थॉट प्रोसेस इज स्टार्टेड समवेयर। इस तरह का कहीं ना कहीं एक प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है। एक आरपीएल की थोड़ी सी बात करनी थी, इसलिए एक आरपीएल रेगुलेशन जो यूजीसी का है इस पर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ छोटी सी। आरपीएल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, मैंने कहा कि एनसीआरएफ का जो लेवल है जेड एक्सिस जो है वो अलाउ करता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कैरेक्टराइज किया जा सकता है। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग जो है इन हायर एजुकेशन, इसमें जो आपका यूजीसी रेगुलेशन है, यूजीसी रेगुलेशन कहता है कि आपने क्या करना है किसी भी लेवल का। एक्चुअली कंप्लीट जो फ्रेमवर्क है ना, ये सारे फ्रेमवर्क आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं। हर एक लेवल पर एक आउटकम डिफाइंड है। 5.5 का आउटकम क्या होना चाहिए, 5 का आउटकम क्या होना चाहिए, मीन्स आउटकम्स आर डिफाइंड। अब बेसिकली हमें क्या करना है कि चेक ये करना है कि अगर मुझे किसी को सर्टिफाई करना है, उस सर्टिफिकेट के लिए मेरे असेसमेंट क्राइटेरिया, क्योंकि काम बहुत सारा होना है, बेसिकली असेसमेंट का मुझे पूरा प्रोसेस चेंज करना है। मैं खाली उसको ये असेस करूं कि जिस सर्टिफिकेट के लिए मुझे 5.5 के लिए अगर उसे असेस करना है तो वो उस 5.5 की कॉम्पिटेंसी को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो मीट कर रहा है तो 5.5 हो गया। उस कॉम्पिटेंसी को मीट करने के लिए उसके पास क्या क्या स्किल्स, नॉलेज, एप्टीट्यूड क्या क्या होने चाहिए वो मैंने कहीं डिफाइन करना चाहिए कि 5.5 को अचीव करने के लिए आपके पास ये तो नॉलेज होनी चाहिए, ये स्किल सेट होनी चाहिए, आपका एप्टीट्यूड इस तरीके का होना चाहिए। वो मैंने वेल डिफाइन कर लिया जो आउटकम बेस्ड है। अगले थोड़ा सा क्विकली इसको भी देखेंगे। जब मैंने वहाँ डिफाइन कर लिया कि 5.5 को अचीव करने के लिए आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन ये चीज़ है। अगर एक कोई कैंडिडेट आता है जो कि फॉर्मल सिस्टम में नहीं है, आसान समझने के लिए आसान, जनरली वोकेशनल या स्किल वाले सिस्टम में जनरली आसान होता है। वापस अगर उसी एग्जांपल को लेता हूँ कि मान लो एक मैकेनिक है और लगातार बहुत सालों से काम कर रहा है, उसने आईटीआई किया हुआ था, आईटीआई करने के बाद उसने कोई पढ़ाई नहीं करी, लेकिन वो एक गैरेज में मोटर मैकेनिक है 20 साल से। वो आता है आपके पास, आपके कॉलेज के पास कि मुझे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे दो जी। मैं बोलता हूँ डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको दिया जा सकता है, ये मेरी कंडीशंस है, इस कंडीशन को अगर आप मीट करते हो। वो कैंडिडेट कहता है कि इसमें से मेरी कॉम्पिटेंसीज ये है, आप मैप कर लो इन दोनों चीज़ को, आप अपने एक्सपेक्टेशन को देख लो, मेरी कॉम्पिटेंसी देख लो, आप इन दोनों को मैप कर लो। मेरे यहाँ जो सिस्टम है, मेरे यहाँ वो सिस्टम इन दोनों चीज़ों को मैप करता है। जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है या जो असेसमेंट एजेंसी है वो इनको मैप करती है, मैप करके देखती है कि इसमें कम से कम जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50% तो इसको ऑलरेडी आती है। तो अगर मेरे डिप्लोमा की लेट से क्रेडिट रिक्वायरमेंट 100 क्रेडिट की थी समझने के लिए, मैंने ये देखा कि 50% तो इसको ऑलरेडी आता है, तो मैं उसके 50% क्रेडिट को एग्जेम्प्ट कर सकता था। लेकिन ये यूजीसी रेगुलेशन में अभी थोड़ी सी कंडीशन है, उन्होंने 50% तक अलाउ नहीं किया, उन्होंने 30% अलाउ किया है कि आप 30% क्रेडिट्स का एग्जेम्पशन दे सकते हो। तो अगर मान लीजिए, वापस रिपीट कर रहा हूँ, डिप्लोमा मेरा 100 क्रेडिट का था, मैंने 30 क्रेडिट का एग्जेम्पशन दे दिया। अब उस कैंडिडेट को खाली बचे हुए जितने क्रेडिट्स आपके 60 क्रेडिट या 70 क्रेडिट जो बचते हैं उसको खाली वो क्रेडिट्स अर्न करने होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक लर्नर था अगर वो डिप्लोमा आईटीआई होने के बाद, कोई जरूरी नहीं है कि 3 साल डिप्लोमा कॉलेज में जाए, वो 2 साल कहीं पर रह के स्किल ट्रेनिंग करता है और अपने बाकी बचे हुए 70 क्रेडिट पूरे कर लेता है या 60% क्रेडिट पूरा कर लेता है, तो अंडर द आरपीएल प्रोविजन द लर्नर कैन बी अवॉर्डेड अ डिग्री। मैं जिस यूनिवर्सिटी से आता हूँ, चूँकि हमारी जो स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, हमने एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जय भारत मारुति, जेबीएम, आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक बसेस आजकल बहुत बिकती है जेबीएम के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे जो आईटीआई करने के बाद लगे हुए थे या डिप्लोमा करने के बाद लगे हुए थे। उनका प्रपोजल यूनिवर्सिटी के पास आया कि ये लोग ग्रेजुएट होना चाहते हैं, हम एक प्रोग्राम चलाते हैं, बैचलर वोकेशन बी वॉक का प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। हमने सेम चीज़ फॉलो करी, उनके जितने क्रेडिट एग्जाम हो सकते थे। हमारा बी वॉक का प्रोग्राम एक 3 साल का प्रोग्राम होता था। बीवॉक टूल एंड डाई स्पेशलाइज्ड है, टूल एंड डाई पर बीवॉक का प्रोग्राम। बीवॉक प्रोग्राम की 120 क्रेडिट की रिक्वायरमेंट, 120 क्रेडिट में जितने उसके एग्जाम हो सकते थे उसको एग्जाम किया और 3 साल के प्रोग्राम को हमने शॉर्ट करके खाली 1.5 साल का एक प्रोग्राम उनके लिए डिज़ाइन कर दिया। उनकी इंडस्ट्री में जाके उनकी क्लासेस कंडक्ट करते थे खाली 1.5 साल में, जो कि उसमें जो मिनिमम एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉय था तो उसका 5 साल का एक्सपीरियंस था, मैक्सिमम एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉय उसका 27 साल का एक्सपीरियंस था। ये तो कंप्लीट
तो इस तरह के एम्प्लॉयज़ का हमने क्रेडिट एग्जाम्पशन किया, 3 साल की डिग्रीज को 1.5 साल में यूनिवर्सिटी ने थ्रू दिस मैकेनिज्म बना के दी। पूरे हरियाणा में ये प्रोविज़न नोडल एजेंसी हमारी यूनिवर्सिटीज़ को बनाया, हमारी यूनिवर्सिटी को बनाया हुआ है। हायर एजुकेशन काउंसिल के थ्रू ये भी चल रहा है कि हर एक यूनिवर्सिटी में इस तरह के RPL के सेंटर आने वाले टाइम में इस्टेब्लिश होंगे, जो कि लगभग इसी तरह के मैकेनिज्म पर वर्क करेंगे। एक और नया प्रोविज़न जो अभी है वो अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम का, मुझे लगा क्विकली एक बार मैं उसको ही बता दूं, चूँकि जो हम RPL की चर्चा कर रहे थे। अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम में आपका कोई भी डिग्री प्रोग्राम है, अगर वो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है तो उसमें 1 से लेकर 3 सेमेस्टर तक की अप्रेंटिसशिप को इम्बेड किया जा सकता है। मतलब आपने एक प्रोग्राम बनाया, लेट्स से BBA रिटेल का अगर आपका प्रोग्राम है तो BBA रिटेल के प्रोग्राम में आप उसको 3 सेमेस्टर तक इंडस्ट्री के साथ अलाइन कर सकते हो अप्रेंटिसशिप के लिए। तो अगर वो मान लीजिए रिटेल या सेल्स का मान लीजिए BBA सेल्स है, तो आपने किसी जो सेल्स वाली चेन है, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर है या कोई एजेंसी और होगी जो सेल्स का काम करता है, आपने उसको 1.5 साल वहाँ पर डिप्लॉय करके रखा, 1.5 साल आपने उसको पढ़ा दिया। ये प्रोविज़न अवेलेबल है, आप उस प्रोग्राम को डिग्री एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम बोल सकते हो। और ये कैंडिडेट अगर 4 साल का है तो मैक्सिमम 4 सेमेस्टर जा सकता है, मतलब 50% टाइम को मिलाकर। जो मैंने पहले भी कहा कि अगर 6 महीने में आप उसको 20 क्रेडिट दे सकते हो, तो 120 क्रेडिट का प्रोग्राम है तो 1.5 साल का मतलब 60 क्रेडिट आप इजीली उसको अप्रेंटिसशिप मॉडल में दे सकते हो। सिंपल सी एक कंडीशन है जो नीचे कहीं लिखी हुई है कि इस प्रोग्राम को चलाने के लिए एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होना चाहिए, जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री और जो एप्लीकेंट है उसके बीच में, एक इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा बेसिकली। ऐसा नहीं कि वो इंडस्ट्री में क्या करेगा, उस एग्रीमेंट में सारी चीज़ें लिखी हुई होगी कि वहाँ पर जाके उसकी क्या लर्निंग होगी, उसके असेसमेंट मैकेनिज्म वेल डिफाइंड होगा, बच्चे को भी पता होगा मेरा असेसमेंट होगा जी, असेसमेंट के बेस पर क्रेडिट मिलेंगे। तो ये एक और प्रोविज़न है जो कि एम्बेड करता है एजुकेशन को स्किल्स के साथ में। फुल स्क्रीन वापस कर देंगे प्लीज क्विकली, क्योंकि इस फ्रेमवर्क पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हम सारे इससे डील करते हैं। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 4.5 से लेके, ठीक है छोड़ देंगे, थैंक यू। नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये मैंने कहा कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है वो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स है उस पर लागू होता है। इसका जो रेंज है वो NCRF लेवल 4.5 से स्टार्ट होता है, ख़त्म 8 पर होता है। हर एक लेवल के आउटकम्स डिफाइंड है। अब अगर हम ये कहते हैं कि मेरा प्रोग्राम जो है, मेरा प्रोग्राम नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क या NCRF अलाइन प्रोग्राम है, इसका मतलब मेरी जितनी भी लर्निंग आउटकम्स थी वो सारी लर्निंग आउटकम अलाइन है जो आउटकम्स हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बात करता है। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ टच, जो अलग अलग लेवल्स हैं मैंने ब्रॉडली आप लोगों को पहले ही कह दिया, 4.5 से 8 तक जा रहे हैं। बेसिकली जो आपका फ्रेमवर्क है वो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स की बात करता है कि मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ बच्चों को 3 साल या 4 साल के प्रोग्राम में, उस बच्चे में ये ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स बिल्ड होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए। आउटकम बेसिकली ये होना चाहिए, हर एक लेवल का कुछ आउटकम होना चाहिए। हर एक लेवल को इसलिए एक लेवल डिस्क्रिप्टर से डिफाइन किया गया। लेवल 4.5 है, लेवल डिस्क्रिप्टर जो है वो हम क्या अचीव करना चाहते हैं उस लेवल से, लेवल डिस्क्रिप्टर बेसिकली उसकी बात करता है। तो लेवल डिस्क्रिप्टर में क्या है, एक है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। हर एक लेवल पर 4.5 उसने अचीव कर लिया, 4.5 अचीव कर लिया तो क्या अचीव किया बेसिकली, तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का उसका क्या रहा, टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल्स क्या रही, एप्लीकेशन क्या है, जनरल आउटकम क्या है, वैल्यूज, एथिक्स, एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप। ये जितने पैरामीटर्स हैं बेसिकली इसमें हमने अपने प्रोग्राम्स को डिफाइन किया कि मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन है जो यूजीसी ने डिफाइन करी इस फ्रेमवर्क में कि ये चीज़ अगर इस लेवल पर एज पर दिस लेवल डिस्क्रिप्टर्स अचीव करता है तो आप उसको लेवल 4.5 दे सकते होगे। तो आपका ये एक फ्रेमवर्क है बेसिकली, जिसमें कि मुझे अगर अपना कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, अगर मैं अपने प्रोग्राम को NCRF लेवल 4.5 का प्रोग्राम कहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि 4.5 के लिए इन 5 पैरामीटर्स पर जो डिस्क्रिप्टर्स लिखे हुए हैं, इन 5 डिस्क्रिप्टर्स का जो एक्सपेक्टेड आउटकम यूजीसी ने डिफाइन किया वो क्लियर दिखना चाहिए
कि इसके आउटकम्स यही होंगे, जिसको आप COPO मैपिंग पहले बोला करते थे, वो बेसिकली आपकी COPO मैपिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि आपके आउटकम्स एग्जैक्टली यहाँ के NHQF के आउटकम से मैप होने चाहिए। अब लेवल डिस्क्रिप्टर 4.5 बेसिकली क्या बात करता है, मीन्स 4.5 में मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर लेट्स से फिजिक्स का विद्यार्थी है तो फिजिक्स में उसको बेसिक मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज और फाउंडेशनल स्किल्स होनी चाहिए अपने फील्ड की। जैसे जैसे लेवल्स बढ़ रहे हैं उसकी नॉलेज की, स्किल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है बेसिकली यहाँ पर। तो एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पर ट्रांजिशन जब हो रहा है तो नॉलेज की कॉम्प्लेक्सिटी खाली बढ़ेगी और उसको आपको सर्टिफाई करना है। तो ये अलग अलग लेवल डिस्क्रिप्टर्स हैं। लेवल 4.5 बेसिक हो गया, हाईएस्ट लेवल लेवल 8 है, जहाँ पर कि जो लर्नर है, क्रिएशन ऑफ ओरिजिनल नॉलेज, जो कि नॉलेज क्रिएट कर सकता होगा। रिसर्च में आप कुछ नई चीज़ निकाल के आते हो तो नॉलेज क्रिएटर हम उसको बोल रहे हैं, उसका लीडरशिप का रोल हो सकता होगा, उसको इफेक्टिवली कोई लीडरशिप की पोजीशन दे सकते होगे। ये आपके लेवल डिस्क्रिप्टर्स थे। लेवल 4.5 में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, UGC का फ्रेमवर्क बहुत क्लियर है, हम सबके पास है। मुझे लगता है कि एक बार 2023 में नोटिफाई हुआ था, एक बार फिर से देख लें अगर किसी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होगी। इसलिए इसकी डिटेलिंग में फिर से नहीं जा रहा हूँ, एवरीथिंग इज अवेलेबल। जो कुछ छूट गया होगा, पवन शर्मा सर यहाँ पर है, मुझे लगता है वो सारी चीज़ें अगले सेशन में कवर हो जाएंगी। आई थिंक I am this much only to say thank you so much. Now remaining next 10-15 days, अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन जो कुछ भी मैंने प्रेजेंट किया उससे रिलेटेड, अगर NEP से रिलेटेड है तो मुझे लगता है अगले सेशन में ले लेंगे, पवन शर्मा सर के सेशन के बाद में, या वैलिडिटी के समय सर भी वहाँ मौजूद होंगे उस समय भी ले सकते होंगे। एनीथिंग रिलेटेड टू दिस सेशन प्लीज़ उस तरह के क्वेश्चन ले सकते हैं। कि ये लिंक कहाँ पर अवेलेबल है, ये लिंक खुल नहीं रहा है, ये आपने वेबसाइट को बता दीजिए, वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर ऐसी कोई भी क्वेरी है तो मुझे क्वेरी कर सकते हैं। हेलो सर, पॉलिसी स्किल के संदर्भ में कुछ बेहतर समझ पाया, ये समझ पाया कि ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है और फील फ्री है बच्चों के लिए, कि बच्चा NSS में क्रेडिट ले सकता है, NCC में ले सकता है, और क्या नाम है, कल्चर में ले सकता है, स्पोर्ट्स में ले सकता है, और फील्ड सर्वे में ले सकता है। क्या स्कीम ए में जो स्किल है उसकी वो अपने ही सब्जेक्ट में लेगा या दूसरे में जाएगा? पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि स्कीम ए में साइंस भी है और स्कीम ए में आर्ट्स भी है। अब उसके जो मेजर सब्जेक्ट है, क्या वो स्किल अपनी उसी में डेवलप करेगा या दूसरे में करेगा? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि स्कीम सी है, स्कीम सी में मेजर सब्जेक्ट्स हैं, क्या वो मेजर सब्जेक्ट्स में ही स्किल डेवलप करेगा या स्कीम ए के किसी भी सब्जेक्ट में डेवलप कर सकता है? क्योंकि वैसे तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये समझना है कि वो अपने सब्जेक्ट में अगर स्किल डेवलप करे तो ज़्यादा बेटर। यही मेरा BSc के संदर्भ में, क्योंकि पॉलिसी बहुत मुझे स्किल के संदर्भ में बहुत बेहतरीन लगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के संदर्भ में वहाँ बहुत से लूप होल, बहुत से इफ एंड बट्स हैं, बहुत सी बाउंडेशन है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो बाउंडेशन होनी चाहिए या फील फ्री होना चाहिए? थैंक यू सर। इसको मैं कि उसी फील्ड का जब अगर होते हैं, जो जितने भी बाकी हैं, जो पैराफेरियल पार्ट्स हैं, उसके 50% क्रेडिट तो कोर के होंगे और बाकी उसी फील्ड के होने अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक डॉक्यूमेंट मैं वापस बोलूँगा, इतना समय नहीं था, मैं उसको नहीं रेफर कर सकता। एक डॉक्यूमेंट में खाली कहता हूँ, तो एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को आप एक बार देखें। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबके लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी, उस डॉक्यूमेंट को देखें। UGC ने एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार किया अभी, वो है SOPs फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल बेस्ड प्रोग्राम कोर्सेज। वो खाली स्किल्स नहीं है बेसिकली, उसमें स्किल्स के अलावा नॉलेज कंपोनेंट भी बहुत है। उसको हम पलटते जाएं, लास्ट में आ जाएं, उसके बिल्कुल जब लास्ट में चलेंगे तो उसमें बहुत डिटेल एनेक्सर लगाया हुआ है, और उस एनेक्सर में बात करते हैं कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ अलाइन हो सकते हैं। मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा BA कर रहा है, BA इंग्लिश का विद्यार्थी है सर आपके सब्जेक्ट का,
इंग्लिश का अगर वो विद्यार्थी है 50% कोर जो आप उसको पढ़ा रहे हो, आप उसको 50% कोर पढ़ाएं। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पर प्रोविज़न दिया, बहुत सारी एक लिस्ट बनाई जिसमें लिखा कि मान लीजिए आपने उसको जो सब्जेक्ट दिए, पहली वाली डेट में कुछ इंग्लिश से अलाइन कुछ चीज़ें हो सकती होगी। अगर स्किल की बात करें तो क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसी चीज़ हो सकती होगी जिसके क्रेडिट वो वहाँ से अर्न कर सकता हो, जो डायरेक्ट इंग्लिश से रिलेटेड उससे बाहर नहीं है। आपके कुछ लीगल ड्राफ्टिंग जैसे एक पार्ट लिखा हुआ है, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ ऐसे पार्ट लिखे हुए हैं, तो उसमें 5-7 इस तरह की स्किल्स लिखी हुई है। सिमिलरली उसमें एक हिस्ट्री का अगर एग्जांपल लेते हैं तो हिस्ट्री में उन्होंने बोला कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे काम होते होंगे, म्यूजियम में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि डायरेक्ट हिस्ट्री से रिलेटेड कोई ना कोई स्किल सेट हैं, जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल सेट्स ही हैं। तो आपने जो चीज़ कही वो ये वापस, चूँकि मैंने शुरू में भी कहा और आप भी इस चीज़ से वाकिफ हो कि ये एक लर्नर सेंट्रिक सिस्टम है, तो इसलिए फोकस लर्नर है। बेसिकली हम उसमें जो बाउंडेशन लगा रहे हैं वो मेरी सिस्टमेटिक बाउंडेशन है, मेरे सिस्टम की बाउंडेशन है बेसिकली, कि मैं उसको नहीं ऑफर कर सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वो बच्चा अगर चाहे कि मैं नहीं उसी एकेडमिक्स के फील्ड में ही मैं इन सारे सब्जेक्ट को चुनना चाहता हूँ, वो उसी फील्ड के सब्जेक्ट को चुन सकता है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स वाला बच्चा है या लेट्स से कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा है, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को फिजिक्स के एक सब्जेक्ट को लेना है, उसको क्वांटम मैकेनिक्स समझनी है क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग का टाइम आने वाला है, स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करना है, लेट्स से कहीं ना कहीं वो स्टैटिस्टिक्स का कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो वो कॉम्बिनेशन बेसिकली वो एकेडमिक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता होगा और एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा हार्डकोर स्किल्स नहीं हो सकते होंगे। जब हम स्किल्स बोलते हैं मतलब 60% टाइम वो काम हाथ से कुछ काम कर सकता होगा, वो ऐसे स्किल्स नहीं होंगे, लेकिन वो स्किल उसके नॉलेज को बिल्ड करने वाले स्किल होंगे। तो मुझे लगता है एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसी लिस्ट डेवलप की जा सकती होगी जहाँ पर कि उसके फील्ड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती होंगी, हम उसको सजेस्ट कर सकते होंगे। तो मैंने एक एग्जांपल आपको ये दिया कि आप उस ड्राफ्ट गाइडलाइंस को देखेंगे यूजीसी वाली, जिसमें कि बहुत सारे सब्जेक्ट के एग्जांपल के साथ दिया हुआ है। एक और सजेशन दूंगा मैं आपको, एक और डॉक्यूमेंट वेबसाइट, उस वेबसाइट को भी रेफर करें। वो वेबसाइट है आपकी NQR की, नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर की, NQR नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर। उसमें वापस बहुत सारी क्वालिफिकेशन जो नॉलेज और स्किल दोनों से रिलेटेड क्वालिफिकेशंस हैं वो एक्सपर्ट्स ने बना के डाली हुई है। तो अपने सब्जेक्ट से अलाइन, अपने सब्जेक्ट के बाहर वहाँ से भी कुछ क्वालिफिकेशंस को पिक किया जा सकता होगा अगर हम वो चीज़ें अपने लेवल पर ऑफर नहीं कर सकते होंगे। तो मुझे लगता है कि आई कुड आंसर सम ऑफ योर डाउट्स। मेरा डाउट ये था कि SCC क्या MDC की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग होगा? मैंने कहा जरूरी नहीं है, मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट, आपका जो सवाल है मैं उसको दूसरी तरह से लेता हूँ। आपको ये लग रहा है कि वो जो स्किल जो वो एक्वायर करना चाह रहा है, आपको लग रहा है कि वो तो इसके फील्ड से शायद रिलेटेड नहीं है। आपका कॉलेज 1961 में एस्टेब्लिश हुआ, आपको 1961 से लेके अब तक की सारे कोर्सेज प्रोग्राम्स जो आपने चलाए आपके पास है। आप अपनी एक एल्यूमनाई की लिस्ट निकालिए, देखिए उस एजुकेशन के बाद क्या वो सिर्फ उन्हीं फील्ड्स में रहे, नहीं रहे। दैट मीन्स मे बी हम शायद ये नहीं देख पा रहे कि आज मान लीजिए एक जो क्वालिफिकेशन बच्चा ले रहा है ये स्किल उसके साथ अलाइन है कि नहीं, बट मे बी बच्चा इज मोर क्लियर कि मेरा इंटरेस्ट उधर है, लेट मी टेक दैट। पहले ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, NEP ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है। सो दैट मीन्स हमें अपना दिमाग खोल के लेट अस गिव दैट फ्रीडम टू द चाइल्ड। मेरे ख्याल से ये एक एग्जांपल में मैं वो कर पाया। आप लोग, मुझे पता है बहुत से लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि इतने सारे फ्रेमवर्क, तो ये है कि अगर आपको वो ढूंढने हो तो UGC ने एक कंपेंडियम भी दिया है, जो कंपेंडियम वो सारे के सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं वो एक जगह पे दिखता है। एक फ्रेमवर्क और आने वाला जिसका ड्राफ्ट बना हुआ है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, जिसका ड्राफ्ट अभी सर्कुलेशन में एक्सपर्ट कमेटी उसको देख रही है। वो इन सवालों के जो ये कह रहे हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन में उन्होंने 100 वोकेशंस लिख के उनको मैप किया है कि ये कैसे फिजिक्स से मैप हो सकता है, कैसे इंग्लिश से मैप हो सकता है, कुछ चीज़ें जो हमारे सिंपल माइंड में हम सोच नहीं सकते। आई होप दैट आई कुड ऐड समथिंग टू व्हाट प्रोफेसर अटोल सेड।
थैंक यू सर। Thank you so much, sir. I think if there थोड़ा डिटेल में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में बताया है। ये जो फ्रेमवर्क है ये काफ़ी सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं। अभी कल ही हम सीएम साहब के साथ रिव्यू मीटिंग में बैठे थे, सर भी थे वहाँ पर, तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी ने एग्जांपल दिया कि हमने आरपीएल में एक स्टूडेंट को असेस करके सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया। अभी सर बात कर रहे थे 4.5 लेवल की, यानी कि चीज़ें शुरू हो गई हैं, अभी दिखनी ज़्यादा शुरू नहीं हुई, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी अभी उसके बारे में असेसमेंट क्राइटेरिया कैसे बनाना है कैसा नहीं है, कोई उसमें कोई गलती ना रह जाए, कमी ना रह जाए, उसके ऊपर वर्क चल रहा है, लगातार वर्क चल रहा है। तो ये जो सर ने बताया है ये फ्रेमवर्क बड़ा डिटेल फ्रेमवर्क है, यूनिवर्सिटी लेवल पे काम शुरू हो गया। अब प्रायोरिटाइज करके चीज़ें जो है लेनी शुरू कर दी हैं, धीरे धीरे आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी और इसके रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू। आपके अंदर भी सिंसियरिटी नज़र आ रही है, तो अक्सर आती नहीं है नज़र ये, क्योंकि हमारा माइंड कहीं और होता है, फ़ोन आ गया, ये भी डिस्ट्रैक्शन काफ़ी करता है, कोई बाहर चला गया, कोई बीच में आ गया, कुछ बोल रहा है ना। तो एक तो मेरी ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट है कि बीच में थोड़ा मूवमेंट कम हो, ठीक है ना, और इसको अवॉइड करें, और मूवमेंट से जो है डिस्ट्रैक्शन होता है। तो वैसे भी ये जींद है, जिंद तो जान होती है ना, ये हरियाणा की जान है, और मुझे लगता है कि आज हम जिंद में हैं, हरियाणा की जान में हैं, और यहाँ काफ़ी कुछ जो है आपको सीखने को मिलेगा। और सर का सेशन बड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहा, और सभी ने जो है गेन भी किया है, और प्लीज़ जो है टाइम का जरूर ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।